नमस्कार। आप सबका बात 25सी में स्वागत है। और बात 25सी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज रावत, जो कि इकोनॉमिक्स पे और सरकारों की योजनाओं पे बहुत गहरी बड़े लंबे समय से नज़र रखते हैं। तो उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट कल पेश किया गया था वित्त मंत्री द्वारा, उसके कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं और किस तरह से आने वाले समय में भारत में जो रोज़गार हैं और बहुत सारी जो बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं, उसका जो घरेलू उत्पादन है उसके अंदर किस तरह से ये सहायता करेगा। और एक मुख्य बात जो इसमें है कि पहली बार जो रूरल स्किल डेवलपमेंट और उसके जो प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि अब तक स्टार्टअप जो है वो शहरों में होते रहे, मेट्रो में होते रहे, ज़्यादातर हाई टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और इसकी तरफ से होते रहे। तो ये जो रूरल फोकस है, जो एक बहुत बड़ी संख्या जो गांव में रहती है, जो कि एग्रीकल्चर पे, जो कि खेती और बागवानी पे आधारित है, तो उस पे किस तरह से नए जो है वो रोज़गारों का सृजन होगा और किस तरह से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। तो डॉक्टर नीरज रावत, आपका स्वागत है। तो आप इस पे ये जो मुख्य बिंदु हैं इस बजट के, आप इसको कैसे रेट करते हैं और पहले के बजटों और इसमें क्या एक मुख्य परिवर्तन आप देख रहे हैं जो कि आने वाले समय में बेहतरी की ओर शायद पूरे देश और समाज को ले जाएगा। धन्यवाद माधव जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू योर ऑडियंस ऑफ बात 25सी। बजट के बारे में सर, जैसा मैंने कहा कि शायद आपके कुछ युवा भी इसमें देखते होंगे और जो कुछ सीखते होंगे उससे, तो बजट क्या होता है, बजट का रोल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो सिंपल एक ये है कि इट इज़ ए लेखा जोखा ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर लॉन्ग, आइटम वाइज, कि इनकम किन सोर्सेज से आएगी और फिर हम किस चीज़ों से एक्सपेंड करेंगे। तो गवर्नमेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वह जब इनकम करे और उसको स्पेंड जितना ज़्यादा करेगी और ऐसे मुद्दों में करे जिससे कि रोजगार का सृजन हो, ग्रोथ हो इकोनॉमी में, ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं। तो इस अपेक्षा के तहत मैं इसमें एक और चीज़ जो जोड़ूंगा कि इस समय बहुत क्रिटिकल है और इस बजट पे मेरे ख्याल से हमारे साउथ एशिया ही नहीं बल्कि शायद बड़े बड़े देश भी इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारत किस तरह का बजट, किस तरह का डायरेक्शन लेने वाला है। क्योंकि प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन में, एग्रीकल्चर की के उत्पादों में जो यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्राइसिस आई है जी, नंबर दूसरा डिसरप्शन जो चाइना की जो सप्लाई चेन थी वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त नज़र आ रही है इस वक्त। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। और हम जो बजट के बारे में आज हम दोनों मिलकर अगर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे अच्छा मेरी तरफ से कंडीशन यही रहेगा कि मैं इसको इंटरनेशनल एस्पेक्ट से जोड़ पाऊँ ताकि हमको सुनने वाला वो ये समझ सके। क्योंकि बजट की अगर मैं कोई विशेष चीज़ें बात बता रहा हूँ तो वो तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन किस परिवेश में रहकर क्यों इस बजट की क्या खासियतें हैं, क्या कमियां हैं, उस पर अपन विचार अपने रखें। तो इसमें दो चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट नज़र आई जी, वो एक तो ये है कि आज सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये हमको ध्यान में रखना था कि आप इंडिया में अभी इस वक्त सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात करके इकोनॉमी की ग्रोथ को या एम्प्लॉयमेंट को अचीव नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मार्केट डाउन है। तो क्या सरकार ने कुछ इसके लिए प्रोविजन रखा, एक तो हम ये देखें अगर जब किसी कंसोर्टी पे हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं जी। नंबर 2 ये है कि आपने अभी तक सरकार का ऐसा कौन सा एक्शन है जिससे कि कंज्यूमरिज्म, क्योंकि अगर आपके अंदर डिमांड पैदा करनी है तो आपकी जनता के पास अगर पैसा नहीं होगा, ये दो जो मुझे लगता है मुद्दे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आते हैं कि सरकार ने क्या इसमें कदम उठाए। तो बजट का जो सबसे मुझे जो एकदम आउटस्टैंडिंग जो चीज़ नज़र आती है, एक तो वो ये है कि पहली बार जो कैपेक्स के लिए उन्होंने आउटले जो रखा है 13.7 लाख करोड़, इट इज़ अ ह्यूज fund which government is committing to the capex outlay,
मेरा मानना है कि कैपेक्स आउटले जब इतना बड़ा होगा तो इससे एक तो प्राइवेट सेक्टर जो आपके इन साइड इंडिया के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। एंड आई फील कि इस पे जरूर वो जो हमारा भारत का प्राइवेट सेक्टर है वो इस पे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ यू विल सी कि देयर इज अ फास्ट मूवमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया विच विल give lot of employment opportunities as well as sustainability of your world supplies। क्योंकि बहुत सारी जो चाइना +1 या जो हमारी जिसकी इस तरह की स्कीम चल रही थी उसका देखिएगा और तेज़ी से प्रभाव बढ़ेगा इकोनॉमी में। दूसरा जो एक सबसे बड़ा कि हाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, निर्मला सीतारमन जी ने हमारे जेएनयू से निकली हुई हैं तो मुझे ये गर्व है इस बात पे कि वे भी एक अच्छा काम कर रही हैं। और आज की सरकार के अच्छे जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से उनका भी नाम आता है जयशंकर जी के साथ साथ। तो उनका जो दूसरा एक बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एक तो बहुत बड़ी रिलीफ की बात कि देयर वाज नो एक्स्ट्रा टैक्सेशन ऑन एनीथिंग। तो ये इस बजट की सबसे बड़ी एक मुझे लगती है कि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया था। हाँ, एक या दो जगह से थोड़ी सब्सिडी कम करी है, लेकिन सब्सिडी को सरकार जब चाहे, जैसे जब कोविड आया था तो उसमें कोई वो प्रोविजन तो नहीं थे ना, लेकिन सरकार ने अगर अन्न योजना चलाई, फ्री जो भी वैक्सीनेशन करने का, तो सब्सिडी तो कभी भी दी जा सकती है। उसको बजट में ना दिखा के वो एक इमरजेंसी फंड रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे आपका जो नागरिक है, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लेबर फोर्स है, वो उसको अपन एफिशिएंसी की तरफ मोल्ड करने का एक प्रोत्साहित कर सकते हैं उसके लिए बिना सब्सिडी के। तो जो दूसरा हाउ गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू ग्रो कंज्यूमरिज्म इन इंडिया इज बाई सिंपली रिड्यूसिंग द टैक्सेशन। आप देखिए जो टैक्स रिबेट दी है इन्होंने 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स, और 3 से 6 पे 10% 5% बता रहे हैं वो लोग, और जिसका वो सीए के थ्रू जो बता रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि 7 लाख तक आप वर्चुअली टैक्स फ्री हो। तो 7 लाख रुपए की इनकम आना जिन लोगों के पास है, तो मेरा मानना है ये जो एक्स्ट्रा पैसा आना है वो ज़रूर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, कंज्यूमर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डिजिटल जो हमारा आइटम्स का ग्रोथ चल रहा है, मोटर कार पे मेरा मानना है कि वो मार्केट इंडिया में बढ़ेगा, खाली दुनिया के प्रोडक्शन के लिए नहीं, इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी। तो ये दो जो मुझे सबसे मुख्य बातें जो लगी हैं, एक तो कैपेक्स आउटले पे देना, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट हो रहा है कि भाई ये फंड लेकर हम आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और दूसरा विदाउट एनी एक्स्ट्रा पुटिंग टैक्सेशन further they are giving you rebate on tax, which is a big achievement I feel निर्मला जी has managed very well। तो ये दो की पोजिशंस आती हैं। तीसरा रूरल पे जो फोर्स इस पर दिया गया है एक्स्ट्रा, उन्होंने जो सरकार ने देखा कि भाई अर्बनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे बजट्स में बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू लोग चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन रूरल सेक्टर हमारा कई बार पीछे रह जाता है। और ख़ास तौर से इस समय जब यूक्रेन क्राइसिस का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कितना समय और आगे चलेगी, तो यूक्रेन विच यूज्ड टू बी द बाउल ऑफ होल यूरोप, आज वहाँ से सप्लाईज नहीं हो रही हैं, लोगों के कंटेनर्स फंस गए हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए एग्रीकल्चर माध्यम से आ रही है, और सरकार ने उसके लिए जो उसका जो एग्रीकल्चर के प्रति जो फोकस किया है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए बहुत किया है, मत्स्य डिपार्टमेंट फिशरीज़ के लिए उन्होंने बहुत किया है कि भाई एम्फेसिस दे रहे हैं, विच आर वेरी वेरी गुड। लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स का इसमें अनाउंस किया गया है, करीब 30 तो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अलावा शायद 5,300 करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया है इस बात के लिए। तो ये जो मुझे लगता है कि बजट की बहुत ही अहम बातें हैं, और आगे अपन बात करेंगे इस पर। एनिमल हस्बेंड्री का नीरज जी आपने जिक्र किया, तो आप भी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में जाते रहे हैं, मुझे भी कई बार जाने का मौका मिला है। तो वहाँ पे एक बार एक डिस्कशन था, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ जानने का मौका मिला जो कि पहले मालूम नहीं थी, कि राजस्थान में जो इस क्षेत्र में जो किसानों के और जो इसके एनिमल हस्बेंड्री ने इतना सपोर्ट रखा है कि वैसे आंकड़े तो पूरी तरह से वो देखने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ जो विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने बताया कि भाई एनिमल हस्बेंड्री के कारण ही राजस्थान में जो इस क्षेत्र में जो किसान हैं या कि जो लोग रूरल क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी का मुख्य कारण वो है
और जो दूसरी जगह पे जहाँ पे ये कहा जाता है कि भी किसान लोग आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं, वहाँ ये चीज़ लैक करती है। तो शायद ये एनिमल हस्बेंड्री पे और रूरल एम्प्लॉयमेंट पे और रूरल स्किल डेवलपमेंट पे जो एक फोकस शायद पहली बार हो रहा है कि अभी तक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, सप्लाई चेन के क्षेत्र में, मतलब एक तरह से देखा तो अर्बन एंड सेमी अर्बन सप्लाई चेन के क्षेत्र में स्टार्टअप जो है ना आते रहे हैं। जब पहली बार वो रूरल में पुश किया जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा था कि ये आज के दौर में रूरल सेक्टर पे और स्पेशली उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर जो गवर्नमेंट ने एक फोकस रखा है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव मूव लगता है इस गवर्नमेंट का। जैसे कि उसमें आप देखिए, एक तो उन्होंने लोकल सीड्स डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने एक बहुत बड़ी इम्फेसिस दी है कि उसके लिए शायद कोई एक लैबोरेटरी का नाम रखा है उन्होंने, कुछ वो लैब वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, जिसको उन्होंने हैदराबाद का एक जो मिलेट्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ भी उसको लिंक किया है कि वो उसको अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूड कि आपके अगर अपने बीज उत्पादन होने लगेगा, क्वालिटी बीज उत्पादन होने लगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, जैसे दूसरे इकोनॉमिस्टों ने भी बोला है कि फार्मर के साथ अगर कोई एक चीज़ गलत बो दी गई, उसको कई बार जैसे फलों के रिश्ते में आप देखो तो कई बार 3 या 4 साल बाद पता चलता है कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो उस चीज़ को कट करने के लिए आपके जो लैब ग्रोन डायमंड, जिसको अब मुझे याद है लैब ग्रोन डायमंड जो स्कीम का नाम रखा है उन्होंने, वो लोकल सीड्स को डेवलप करने का जो एम्फेसिस दी है गवर्नमेंट ने, ये रियलाइज़ किया कि भाई वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन कंपनीज फॉर गेटिंग द सीड्स। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उसी में है, क्योंकि जब आपकी अगर किसान को अपने रेट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है, जो 3 साल उसको पता चलना है, तो वो निराशा कम से कम लगे। क्वालिटी सीड्स अगर आपके पास होंगे तो ये बहुत बड़ी मदद है। दूसरा जो गवर्नमेंट का एक इसमें बजट में उन्होंने का जो नाम दिया है गोबर धन, जो हमारे पशुओं का जो गोबर होता है। कुछ लोग इस नाम से बड़े परेशान होंगे शायद। देखिए, परेशान होने वाले तो होते ही रहेंगे, लेकिन गोबर है वो, और गोबर धन हमारे बचपन से हमारे दादी नानियों से सुनते आ रहे हैं शब्द से। तो जो लोग अब इस शब्द से अगर चिढ़ने लगे तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा हुआ है। उसको उन्होंने कैसे उसको जोड़ा है कि भाई उस गोबर से, तो गोबर के लिए उन्होंने क्या कहा, वेस्ट टू वेल्थ, कि हाउ टू कन्वर्ट। अभी तक ये चीज़ हमारे शहर में चलता था कि प्लास्टिक को हम रीयूज़ करके रोड्स में बना दें, ये करते हैं। सेम चीज़ वो वहाँ हो रहा है कि गोबर या एग्रीकल्चर वेस्ट जितना भी है उसको हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ वैल्यू। तो बायोगैस है, बायोगैस पे बहुत बड़ी इन्फेसिस दे रहे हैं वो लोग, प्राकृतिक गैस पे भी दे रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग पे इस बजट में उन्होंने स्पेशल बजट देके, और जो स्किल ट्रेनिंग का मैं बोल रहा था वो इसी चीज़ के लिए कि फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाके क्वालिटी मिलेट्स के लिए भारत को पूरे विश्व की सप्लाई का एक मुख्य सोर्स बन रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सरकार का बहुत सराहनीय बजट में जो उन्होंने प्रोविज़न रखा है। जैसा मैं शुरुआत में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बजट प्रोविजंस हैं, अल्टीमेटली बात ये होगा कि इन प्रोविजंस को हम कितनी फाइनली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो उसमें सरकार को अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका ही साथ चाहिएगा, और इंडस्ट्री का साथ चाहिएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी साथ चाहिएगा इन सबको क्रियान्वयन के लिए। आप बिल्कुल सही दिशा में वही बात कर रहे हैं कि जो एक पूरे लंबे समय तक जो देश के एक बहुत बड़ी आबादी का जो उसका प्रतिशत है वो फार्मिंग पे और जो रिलेटेड एक्टिविटी जैसे हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस पे मुख्य रूप से उनकी जीविका आधारित रहती है। तो पहली बार जो उसके अंदर स्टार्टअप हैं वो उसी क्षेत्र में जिस तरह से अगर होंगे और उससे जिस तरह से नए जो है उद्यमी, जो इनोवेटर्स हैं वो सामने आएंगे, और वो जो खामियां हैं जो भी वैल्यू चेन में, फार्मर एक प्रोड्यूस बना रहा है, उसके बाद में उसको स्टोरेज की भी ज़रूरत है, उसको फिर मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, और उसको एक इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत है, चाहे वो बीज के बारे में हो, चाहे कीटनाशक के बारे में, और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी तरफ जिस तरह से एनकरेजमेंट किया जा रहा है। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़े लंबे समय से इसकी शायद आवश्यकता थी, लेकिन किन्हीं भी कारणों से वो हो नहीं पाया, तो इस बार ये हो रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक जो डिजिटल जो फुटप्रिंट है उसका किस तरह से यूज किया जाएगा,
उस तरह से कैसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से अलग अलग लोगों को किस तरह के लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में आप। देखिए, डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर रूरल सेक्टर में इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उनके किसी भी ग्राम सभा लेवल पे या किसी लेवल पे उनके टोटल एक्सपेंसेस से लेकर के टाइम गैप से लेकर के उनकी टोटल इनकम का अगर सही सही इनपुट आने लगे तो सरकार को एक बहुत बड़ा डाटा मिलेगा जिस पर आगे बढ़कर काम किया जा सकता है। अगर आपका इनकम एक्सपेंसेस ग्रामीण लेवल पे बहुत सही सही अगर अपने रिकॉर्ड में आने लग जाएगा तो उससे आपको और किसान को बहुत बहुत लाभ हो जाएगा। अभी तक किसान जो थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह से छोटी छोटी जोत में अपना काम कर रहे हैं, किसी ने अपने लिए पैदा कर लिया, किसी ने कुछ पैदा कर लिया। लेकिन जब जो ये सरकार का प्रयास है कि किसानों को, अनऑर्गेनाइज किसानों को, छोटे छोटे किसानों को भी अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत, नेचुरल फार्मिंग के तहत, मिलेट्स को डेवलप करने के लिए जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को इसमें इन्वॉल्व करके जो एक पर्टिकुलर जो बजट उन्होंने असाइन किया है, ये मैंने कहा ना प्रोविजन के लेवल पे बहुत अच्छी बात है। तो इससे प्रेरणा मिलेगी और हमारे वो डिपार्टमेंट्स को एक एक्स्ट्रा बजट मिलेगा कि भाई वो अब जाके किसानों के साथ इस चीज़ को उनको एजुकेट करें। क्योंकि किसान को सबसे बड़ा क्या है ना, डिजिटल उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही इन्फॉर्मेशन गैदर करना, वो मेरे ख्याल से आज तक इस देश में समस्या रही है। वो आधा गैस वर्क ही होता है। तो अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो ऑन द स्पॉट एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट इनपुट आउटपुट का जो डाटा है वो निकल के आने लगेगा। तो उससे तो किसानों को लाभ होगा, सरकार को अपनी नेशनल पॉलिसी में, एग्रीकल्चर पॉलिसी में बहुत इम्प्रूवमेंट का आएगा। तो ये सबसे बड़ा स्किल ट्रेनिंग पे जो उन्होंने रूरल सेक्टर में एम्फेसिस दी है और स्टार्टअप्स के लिए जो उन्होंने एम्फेसिस दिया है यंग जनरेशन के लिए रूरल सेक्टर में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द की फैक्टर इन दैट। हाँ निश्चय, क्योंकि उसमें शुरुआत बड़े लंबे देर के साथ हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक इंफॉर्मेशन हाईवे है जो कि आज लोगों के पास में कम्युनिकेशन है पहले, और उनके पास में क्योंकि कम्युनिकेशन है तो उनके पास में इंफॉर्मेशन भी पहुंच रही है, चाहे वो खाद और बीज और फसल की कीमतों की हो या कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ की हो। तो उससे निश्चय ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में और इन सभी क्षेत्रों में नए उद्यमियों का, एंटरप्रेन्योर्स का एक समूह तैयार होगा अलग अलग क्षेत्र में, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार। और उससे रूरल क्षेत्र में जो इम्बैलेंस है वो रातों रात तो कम नहीं होगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस वो जो है वो उसका शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बजट का जब हम उस पर कोई व्याख्या कर रहे हैं या उस पर विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हम मानते हैं कि बजट इसलिए नहीं है कि उसका रिजल्ट कोई कल ही होगा। ये जैसे मैंने कहा कि प्रोविजंस हैं, लेकिन उससे इंटेंशन गवर्नमेंट का पता चलता है। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन, जो मेरे ही नज़र में, मेरे एनालिसिस ये निकलता है कि देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात देश के लिए ये रहती है कि भाई हमारा कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहें। तो उसके लिए दोनों चीज़ें हो रही हैं कि डिजिटल एज में एक तो स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इस बजट में उन्होंने ये प्रोविजन डाला है इस चीज़ के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो कैपेक्स आउटले 13.7 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने इस बार उसके लिए रखा है, दिस इज़ ए ग्रेट इंसेंटिव to all the private sector people to play their role in agriculture sector as well as in industry level. मेरा मानना है कि इस पे थ्रस्ट देंगे तो लॉट ऑफ कंबाइंड विद दिस चाइना +1 जो स्ट्रेटजी हमारी अभी तक रही है, उससे बहुत इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अगर ये बजट बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी पे भी आ जाए। नंबर 2 देखिए कि उन्होंने जो इस कैपिटल आउटले के तहत आप देखिए कि रेलवेज एक दूसरा बड़ा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत जॉब क्रिएट करता है। जब रेल बिजती हैं, कोच फैक्ट्री बनती है, उसका जो रोल है 2.6 लाख करोड़ रेलवेज के लिए दिया गया है। तो नए कोच लिए जाएंगे, नई ट्रेन लगाएंगे, नई तरह की पटरी, तो इससे रोजगार सृजन हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे हैं ये बहुत बहुत अच्छे रखे हैं। तीसरा इसमें एक जो मुझे और दिखता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट इस बजट में, जो 66% इंक्रीज उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत जो बजट था उसको 66% बढ़ाकर करीब कितना 79,000 करोड़ कर दिया है। तो दैट, अगर देखिए आवास जब कहीं बनता है तो दैट इज अनदर इंडस्ट्री विच एम्प्लॉयज प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो ये 3-4 जो एक्शंस उन्होंने बजट में
डाले हैं, प्रोविजंस डाले हैं जिस चीज़ के लिए, वो पेपर के तौर पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर ये सारी पॉजिटिव बातें हैं, अगर कोई एक दो चीज़ कमी की बात लगती है तो मुझे शायद मैं थोड़ा सा अपने आप को ये मानता हूँ कि पीपल मैन हूँ मैं, अपने आप को भी मानता हूँ। तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका है, तो थोड़ा सा शायद गैप कम करने की दिशा में भी कोई सुपरफिशियल लेवल पे नहीं बल्कि एक रियल मीनिंग के साथ कोई एक्शन भी अगर इसमें नज़र आता, लेकिन वो कैसे आता है, शायद सरकार प्रयास कर रही है, वो यही कर रही है कि उनको अपस्किल करके ऊपर ला रही है, लेकिन उसमें टाइम लगता है अपस्किल होने में। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ ऐसा प्रोविजन सरकार लाए या उसको कहीं टाइम पे लाए कि भाई ये जो बढ़ता हुआ गैप है वो नज़र तो आ रहा है, उस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि एक दशा ऐसी होती जा रही है एक तरफ लोगों का कि जिन लोगों का कहीं जॉब में नहीं है या जॉब किसी वजह से छोटी मोटी जॉब से रिटायर हो गए ना, उनके पास इतनी सेविंग्स रही है, तो उनका शायद थोड़ा सा कहीं हम ध्यान और रखते, मेंशन करते तो ये बहुत ही अच्छा बजट होता। उसका शायद जो इनडायरेक्ट, जैसे बहुत सारे जो कैपिटल आउटले जो कि बेनिफिट स्कीम थी उनके कम किए गए हैं, तो उसमें जो जानकार लोग हैं उनका ये बता रहे हैं कि इसमें जो प्रिफरेज है, इसमें जो डुप्लीकेशन है, कि आप देखिए कि पिछले जब से डिजिटाइजेशन शुरू हुआ है, इसके बैकग्राउंड के अंदर देखें तो आप देखिए कि लाखों लोग ऐसे पकड़े गए हैं, और शायद एक राज्य उत्तर प्रदेश में हजारों लोग ऐसे सामने आए हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में एक नहीं पता नहीं कितनी जगह से वो तनख्वाह नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल सच है। ये जो पिलफरेज था, और उसके मतलब कि जो आदमी तक पहुंचने के लिए अगर वो फुल मतलब उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर पे क्योंकि इसका फोकस है, तो जो कि कमी रही है, तो वहाँ पे अगर जो है वो नई स्किल आएंगी, जो गैप हैं, जो वैल्यू चेन में गैप हैं, जो और जो ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो है वो अलग से प्रोविज़न जिसकी कमी रही है, और कुल मिला के जो एक जिसको कहते हैं एग्रीगेटर जैसे है कि भाई अभी क्या सब लोग अपने अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी आदमी मेहनत करता है, रिस्क लेता है, अपना पैसा लगाता है, अपने पूरे परिवार को लगाता है, मजदूर भी लगाता है, लेकिन उसके पास फिर भी अभी बहुत सारी स्किल की कमी है। तो जैसे एग्रीगेशन की शुरुआत जो शहरी क्षेत्र में और मेट्रो में हुई, तो वो एग्रीगेशन जो है वो वहाँ अब पहुँचने की शुरुआत हो गई है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात में आपने बताया कि भाई डिजिटल फुटप्रिंट जो है, आज एक स्थिति वो आ गई है कि सरकार उसका कब यूज करेगी ये कुछ मालूम नहीं, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि हमारे पास में कितने लोग एम्प्लॉयबल हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने सचमुच में सरकारी क्षेत्र में कितने काम कर रहे हैं, ये तो डेटा मिल जाएगा, लेकिन कितने स्टूडेंट हैं और वहाँ से वो किस तरह से कोई ट्रेनिंग में जा रहे हैं या कि फिर कोई जॉब शुरू कर रहे हैं या जॉब बदल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर वो गवर्नमेंट में चले गए या कि गवर्नमेंट से छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आ गए, एक जॉब से दूसरी जॉब में चले गए, ये डेटा शायद डिजिटाइजेशन में ये सारी संख्याएं सामने आ सकती हैं और उससे बेहतरी हो सकती है। मेरा वैसे ताल्लुक इस पे नहीं था, जब मैंने कहा था ना गैप बढ़ाने का, मेरा ये था कि आपने अपस्किल कर रहे हो, पीएम आवास योजना के तहत जो 79,000 करोड़ भी आपने बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। मेरा अर्थ ये था कि जो आपने अभी टैक्सेशन में से आपने देखा होगा जो सुपर रिच हैं उन पर एक जो एक्स्ट्रा वो था वो थोड़ी उसमें कमी देकर रियायत दी है। अगर वो आप रियायत देते हो किसी भी कारणवश अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, भाई आप इंडिया में ही रहिए, इंडिया में ही टैक्स दीजिए, वरना लोग क्या करते हैं कि जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पर अपनी सिटीजनशिप लेके वो टैक्स बचाते हैं, वो सब ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मेरा डे टू डे बेसिस पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपने जो लोअर लेवल पे स्कीम्स पे आपने टैक्स रिबेट दी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग तो क्या है, एक ऑर्डनरी कोई कार लेते हैं, कोई ऑल्टो लेता है, कोई डिज़ायर लेता है, कोई इस तरीके की गाड़ियाँ लेते हैं वो लोग। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश पे अगर आप जो हाई एंड कार्स हैं उनको सिर्फ खरीदने पे टैक्स नहीं, मेरा मानना है कई बार जब आप देखिए आजकल एक फैशन चल पड़ा है एसयूवीज खरीदने का, लोगों का आउट ऑफ रीच लोन लेके भी लेते हैं और फिर उस एक कार में अकेला बंदा घूमता रहता है शहर में बेवजह दिखाने की कारण हो या अपने काम से भी जाता हो। मेरा मानना है कि इंडिया उस स्टेज में आ चुका है और ख़ासतौर से यहाँ का अमीर उसको आज टैक्स देने की
मिनट मिनट पे आदत डालनी चाहिए। तो जितनी बार वो गाड़ी लेके घर से निकलता है बेवजह, शहर के हर इलाके में एक एरिया ऐसा होना चाहिए कि उस एरिया में जितनी बार आप उस महंगी गाड़ी को लेके गए हो बिना वजह से, आपके अंदर सम काइंड ऑफ सरचार्ज शुड बी देयर। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ जिसको आके अभी न्यूयॉर्क, लंदन ये लोग जाके सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिंगापुर में अगर वो टैक्सेशन इस तरह का ना रखें तो हर बंदा 3-3, 4-4 गाड़ी खरीद के बैठा रहेगा, फिर आधी 2 गाड़ियाँ घर के बाहर, 1 गाड़ी घर के अंदर। मेरा क्या मानना था कि ये जो इस तरीके का जो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ आप जो अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो और फिर उसको किसी पॉपुलिस्ट मेजर की वजह से जब आप इस तरह के टैक्सेशन नहीं लगाते हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा समाज देता है। सड़कों पे बेवजह भीड़ होती है, बेवजह की जो नॉनसेंस फैलती है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं एक चक्कर मार रहा हूँ, उधर मार रहा हूँ। मैं क्यों जा रहे हो घर से निकल के इतनी बड़ी गाड़ी लेके, अगर आप जो काम पैदल कर सकते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकते थे। हाँ, उसके लिए आप ये कह सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो हमारा बहुत क्वालिटी का इंप्रूव हो जाए। ये एक तो मेरा इस तरफ एम था कि इस तरह की और कई स्कीम है, जैसे आपके बहुत 5 स्टार होटल में हमको खाना खाने जाना है, पहले शायद कुछ में टैक्सेशन था, तो वो जो चीज़ें हैं जो इस तरह की सुपर रिच जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप उससे बहुत हाई टैक्स लगाएं तो दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक सरकार एक अच्छा इनकम सोर्स भी बनेगा और प्रो पीपल हमको नज़र आना चाहिए अपने ओवरऑल जो बजट प्लानिंग है उसमें। तो ये एक मेरा था कि आपने जो उनको रिबेट दी है उसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता थी या मुझे पता नहीं है। वो उसी का कारण है कि जो इमिग्रेशंस हो रहे हैं या कि टैक्स हेवन्स में लोग जाके पैसे जमा कर रहे हैं, जो कि जो सुपर रिच है उसमें बहुत सारे या उनके बच्चे वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इमिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो घर है, यहाँ पे उनकी मुख्य संपत्ति है, लेकिन वो वहाँ पे भी जा कर के एक लाइफ स्टाइल के लिए जा रहे हैं। उनको पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो कहाँ जाके रहें। तो शायद उसको कंटेन करने के लिए एक बहुत ही छोटे लेवल पे एक कोशिश होगी। दूसरा, हाईएस्ट जो टैक्स थी लेवल दुनिया में उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की है। तो मगर जब हम ये कहते हैं, मुझे पता नहीं कितना आपके पास फैक्ट है, क्या इंडिया में वाकई में हाईएस्ट टैक्स था? मुझे पता नहीं, ये कहा गया क्योंकि अभी जो टैक्स के जो एक्सपर्ट हैं और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में कहा कि विच वाज ऑन द हाईएस्ट लेवल, तो उसको रैशनलाइज किया। हाईएस्ट लेवल बोला, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो मैं लगभग हम एज ए स्टूडेंट हमको पार्ट टाइम जॉब दिला होती थी। कई बार किसी महीने मेरी ही इनकम वहाँ इतनी हो जाती थी कि मेरा टैक्स उस कंट्री में उस लेवल, और मैं बात बता रहा हूँ आपको 94 to 97 की बात है, उस टाइम मैंने टैक्स दिया हुआ है लगभग 15 to 18%। और मैंने वहाँ सुना था कि जो टैक्सेशन हाईएस्ट टैक्सेशन है वो उस जमाने 42 था, और स्कैंडिनेविया में आप देखिएगा तो और भी शायद कई जगह वहाँ पे शायद कुछ रेंज 50 तक पहुँचती है। तो मेरा मानना क्या है, गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा रिच है, सुपर रिच है, और एंड सुपर रिच ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो नॉट हेजिटेट। भाई आफ्टर ऑल आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए आज मुझे तो ये लगता है आप जो बहुत बड़ी गाड़ी लेके आप खरीदते हो, बहुत शौक से खरीदते हो, अच्छा चलाओगे कहाँ? चलाओगे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और आपकी वो गाड़ी है लेकिन वो सड़क तो मेरी भी है और सड़क उसकी भी है जो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि उस पर जो अगर हम लगाएं और हम ये आदत डालें कि भाई मेरे पास ये है तो मैं अगर इसको समाज को रीपे कर रहा हूँ तो इसमें कोई वो आफत वाली बात नहीं है। मतलब मेरे ख्याल में बार टैक्स की जगह वन टाइम टैक्स ही इस तरह की, या मेरे ख्याल में इस तरह की गाड़ियों पर टैक्स ज़्यादा भी हैं, तो शायद उसको रैशनलाइज हो सकता है और किया जा सकता है। तो नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुख्य बिंदु है, क्योंकि देखिए बजट में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो एक सैलिएंट फीचर हैं जो कि मुख्य जिनको हमने अपनी बातचीत के लिए चुना, जो एग्रीकल्चर है और फिशरीज का डेवलपमेंट है, बल्कि रूरल स्किल डेवलपमेंट और वहाँ पे जो स्टार्टअप की बात है, शायद वो पहले के जो बजट आए हैं और पहले के जो दृष्टि रही है उससे एक अलग है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करके मतलब समाप्त करना चाहूँगा कि एक तो फ्रॉम प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं सबसे अच्छी बात जो जिस दिन बजट पढ़ा जा रहा था तो करीब 1 बजे के करीब 12:30 बजे करीब जो मैं थोड़ा सा सुन के और सोच के एनालाइज कर रहा था, तो मुझे सबसे अच्छी बात इस निर्मला जी की और उनकी टीम की जिन्होंने ये सोचा, मुझे सबसे अच्छा यही रहा था कि जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल स्लोडाउन के तहत ये फोर्सी किया कि इंडिया को अगर अपनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी
वी कैनॉट डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स एज मच एज वी यूज टू डिपेंड अर्लियर। तो ये सेंस लाके जो आपका कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया है इंडिया में, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए आपको, तो ये जो 2 मेजर्स है जिसके लिए कैपेक्स, पीएम आवास योजना का जो बजट बढ़ाया 66%, दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेरी मतलब यू आर तारतम्य के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगा। और पहली बार मुझे बजट जब पढ़ा जा रहा था तो मुझे एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मुझे पता नहीं क्यों, कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सब कुछ ज़रूरी था और उन्होंने वो सब पॉइंट्स टच किए। हाँ, एक जैसे मैंने कहा उस प्रो पीपल जो होते हो तो आप सोचते हो शायद इनइक्वलिटी को हम थोड़ा इंडिया में अभी से ध्यान दें तो एक अगली रूप नहीं लेगी। बिल्कुल। तो नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बजट के जो मुख्य जो महत्वपूर्ण अंक जिन्हें आपने समझा उनकी आपने चर्चा की और हमको या बात 25 के जो दर्शकों को उसको समझाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर भी दोबारा अन्य विषयों के लिए आपको चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते रहेंगे। तो ये थी बातचीत बजट के बारे में, कुछ मुख्य बिंदुओं पे। पूरी बजट की कोई लिस्ट की बात नहीं करनी थी, जो 2-3 मुख्य बात हैं जो पहले के बजटों से जो कि परिवर्तन मुख्य रूप से हुआ है दृष्टि के रूप में, प्लानिंग के रूप में और फोकस के रूप में, उसको जो है डॉक्टर नीरज रावत साहब ने हमको समझाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें आशा है कि बात 25 पे ये बजट 23 की जो बातचीत है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम शीघ्र ही फिर आपसे मिलेंगे, डॉक्टर नीरज रावत से भी फिर दोबारा मिलेंगे किसी एक विशेष विषय वस्तु को समझने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।